एक पिता है ना, बेटे के स्वार्थ के सामने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूल जाते हैं। माँ परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मार देती है। एक गुरु हैं, आचार्य हैं, उस दिन उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उनका पढ़ाया हुआ शिष्य ज्ञान में उनसे भी आगे चला जाए। सही मायने में अगर कहा जाए तो देश का नागरिक वह है जो राष्ट्र के हित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तुच्छ समझता हो। 1857 की क्रांति को अगर सही मायने में हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये लगेगा कि उस समय भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग, उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार कुछ भी करके अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। उस समय इस बात की लड़ाई नहीं है कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का सम्राट बनेगा कौन। कहते हैं कि जब मेरठ पहुंचे, मेरठ से जो सैनिक थे जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। हालांकि सम्राट स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं इस समय का सबसे दुर्बल शासक हूं, मेरे पास एक अच्छी सेना नहीं है, मेरा खजाना खाली है, तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन उनको फिर भी सम्मान करते हुए उनको भारत का सम्राट घोषित किया गया। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और भी जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, अजीमुल्ला खान, देश को एकजुट करने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए। परंतु इनके मन में एक क्षणिक लालसा भी नहीं है कि अंग्रेजों के जाने के बाद मैं स्वयं देश का सम्राट बनूंगा। सबों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है किसी भी कीमत पर। ऐसा कहते हैं ना कि देश जातियों में बटी हुई थी, छुआछूत की परंपरा थी, छुआछूत काफी गहराई तक घुसा हुआ था देश में। आप एक बात बताएं, एक रात में 200-250 किलोमीटर दूर तक चपाती रोटी गमन करता हो, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि किसने बनाया है इसको, किसने छुआ है इसको। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये विचारणीय तथ्य है। हमें ये सोचना चाहिए कि पूरे देश को एक करके और क्रांति के लिए जागृत करने वाले वे लोग कौन थे। अगर समाज आपस में एक नहीं था तो 31 मई जो दिन तय किया गया था वो अंग्रेजों को कानो खबर नहीं हुआ। 29 मार्च को कांड हुआ। कांड के बाद लोगों को भनक लगा अंग्रेजों को कि कोई गुप्त योजना है जो बन रही है हमारे विरोध में। उससे पहले तक किसी को कुछ नहीं मालूम। आप सोच के देखें, 1947 की बात करूं तो 1947 आते आते इस देश में राजा बनने की लड़ाई हो रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हिंदू मुसलमान अलग अलग देशों की मांग हो रही है, हमके अलग देश चाहिए। लेकिन 1857 में कोई अलग देश की मांग नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान सब एक मिल करके अंग्रेजों को भगाने की योजना बना रहे हैं और लड़ाई में कूद पड़े। बिल्कुल स्पष्ट है, अगर किसी परिवार को तोड़ना है, किसी परिवार पर अपना आधिपत्य करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि उस परिवार में जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की बुराई बतानी है और उनको उनके दिमाग में यह भर देना है कि राजा तुम भी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर राजा होने की सारी क्वालिटी है। यही हुआ। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसको इस तरह से अपनाया कि देश के अलग अलग वर्गों में जा करके विष घोला ताकि वो सारे वर्ग आपस में युद्ध करें, लड़ाई करें, अपने अपने स्वार्थ को आगे रखें।
तो ये समझना होगा 1857 की क्रांति में वे कौन से लोग हैं, वे कौन से लोग हैं जो मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनके पीछे का ज्ञान का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है। 1947 में अहिंसा के पुजारी हैं और गीता उनके हाथ में है, लेकिन आप 1857 की बात करें तो उस समय गीता सब पढ़े हैं, रामायण भी सब पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़े हैं, हिंसा अहिंसा की परिभाषा उनको पता है, अहिंसा के पुजारी कोई नहीं है। लेकिन 1947 में परिभाषा बदल गया। तो अब ये समझना होगा 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई, तो ब्रिटिश सरकार वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था, वो कौन से फूट की राजनीति की उसने, कि देश में इतना ज्यादा विभक्त हो गया। 1857 की क्रांति में जितने भी छोटे बड़े जो किरदार थे, जो पात्र थे, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन सभी के विषय में मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा, उस समय से आपके पास आता जाएगा। कहते हैं कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन 1909 में अस्त व्यस्त हो गया, जब उस पुस्तक की छपने की सूचना ब्रिटिश सरकार को मिली। पुस्तक का नाम था 1857 का स्वतंत्र समर और लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।